हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। अल्मोड़ा के रॉक शेल्टर्स में चित्र के लिए किन किन रंगों का प्रयोग किया गया है? तो अल्मोड़ा में जो रॉक शेल्टर्स हैं वहाँ पर चित्र बनाने के लिए काले रंग का प्रयोग किया गया था, लाल रंग का प्रयोग किया गया था और सफ़ेद रंग का प्रयोग किया गया था। इनमें सबसे अधिक लाल रंग का प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं तो इन रंगों के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया गया था। तो लाल रंग के लिए हेमेटाइट नोड्यूल्स का प्रयोग किया गया था, ये लाल पत्थर जैसे होते हैं। और सफ़ेद रंग के लिए चूना पत्थर का प्रयोग किया गया था। और काले रंग के लिए कोयले का प्रयोग किया गया था। लाल रंग के लिए हेमेटाइट नोड्यूल्स का, सफ़ेद रंग के लिए चूना पत्थर का और काले रंग के लिए कोयले का प्रयोग किया गया था। और इन रंगों को किसी अम्लीय लिक्विड में, ठीक है, या बोला जाता है जानवर के मूत्र में मिलाकर इनको बनाया गया प्रतीत होता है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, पाषाण युग के बाद कुमाऊं में बनकोट नामक स्थान से 8 मानव आकृतियां मिली थी हमें, ठीक है। तो प्रश्न ये है कि ये मानव आकृतियां जो मिली हैं ये किस धातु से बनी हैं? तो ये बनी हैं कॉपर से, यानी तांबे से। इसके अतिरिक्त मानव आकृतियां हमें मिली हैं नैनीताल में। 1999 में नैनीताल से 5 ताम्र मानव आकृतियाँ भी हमें प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में पाषाणकालीन कपमार्क अर्थात कप के जैसे गड्ढे खुदे हुए कपमार्क 12 समांतर पंक्तियों में किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं? तो उत्तराखंड में पाषाणकालीन कपमार्क 12 पैरेलल पंक्तियों में प्राप्त हुए हैं हमें द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर के दक्षिणी साइड को, ठीक है। द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर के दक्षिण में प्राप्त हुए हैं हमें। और कपमार्क की बात करें तो सबसे पहले उत्तराखंड के संदर्भ में इसका उल्लेख कानार्क द्वारा किया गया था 1877 में। प्रश्न 4। अगला प्रश्न है कि सर्प के आकार के मार्क्स उत्तराखंड में किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं? तो सर्प के आकार के मार्क्स हमें उत्तराखंड में अल्मोड़ा के ड्योलीडान नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त सर्प के आकार के अलावा हमें कैट मार्क्स भी प्राप्त हुए हैं। कैट मार्क्स हमें प्राप्त हुए हैं अल्मोड़ा के सिमल्टी गाँव से। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल के मलारी गांव में शवाधान खोजे गए थे 1956 में। इनको किसके द्वारा खोजा गया था? तो मलारी गांव के शवाधान किसके द्वारा खोजे गए थे? तो ये खोजे गए थे डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल द्वारा। और यहाँ पर जो है मानव कंकाल के ऊपर एक सोने का मुखौटा और 10 मिट्टी के पात्रों के साथ एक कांसे का कटोरा भी हमें प्राप्त हुआ है। शवाधानों के अलावा यहाँ पर मृद भांड अर्थात मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। और ये कैसे थे? ये काले थे और चित्रित धूसर थे, यानी इनमें पेंटिंग की हुई थी और ये कहते हैं लाइट कलर के थे। आगे देखते हैं प्रश्न 7। केदारखंड तथा मानसखंड का उल्लेख किस पुराण में किया गया है? तो केदारखंड और मानसखंड का उल्लेख स्कंद पुराण में किया गया है। स्कंद पुराण में केदारखंड और मानसखंड नामक 2 उप पुराण भी हैं। केदारखंड में शिवजी के द्वारा हिमालय को किन 5 खंडों में बताया गया है? तो केदारखंड के अंतर्गत शिवजी द्वारा हिमालय को कश्मीर में जालंधर, केदार, मानस और नेपाल, जालंधर अर्थात पंजाब का जो हिस्सा है, तो इन 5 भागों में शिवजी ने हिमालय को बताया। इसमें कश्मीर, जालंधर, उसके बाद केदार आता है, उसके बाद मानस आता है, उसके बाद नेपाल आता है, ठीक है। आगे देखते हैं। वनवास से लौटते समय पांडवों ने सुबाहुपुर में एक रात के लिए विश्राम किया था और यह वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो पांडव जो वापस लौटे थे वनवास से, तो उन्होंने सुबाहुपुर नामक स्थान पर एक रात के लिए विश्राम किया था और यह स्थान जाना जाता है आज श्रीनगर से। अगला प्रश्न है कि महाभारत काल में उत्तराखंड में कौन कौन सी जातियाँ निवास करती थीं? तो महाभारत काल में उत्तराखंड में उस समय 3 जातियों के निवास का उल्लेख मिलता है हमें, जिनमें हरिद्वार क्षेत्र में नागराज कौरवी निवास करते थे। श्रीनगर और मंदाकिनी के उत्तरी भाग में बाणासुर राज करता था और सतलज से अलकनंदा तक राज करते थे कुनिंद के सुबाहु। दोबारा देखें तो हरिद्वार क्षेत्र में नागराज कौरव्य, श्रीनगर और मंदाकिनी के उत्तरी भाग में बाणासुर, सतलज से अलकनंदा तक कुनिंद वंश के सुबाहु, ठीक है, इनका शासन था। आगे बात करते हैं हम। अगला प्रश्न है कि कुनिंद शासकों में कितने प्रकार की मुद्राएं प्रचलित थी? तो कुनिंद शासकों में मुख्य रूप से 3 प्रकार की मुद्राएं प्रचलित थी, ठीक है। प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, किस प्रकार की मुद्रा कुनिंद शासकों में उपस्थित नहीं थी या नहीं चलती थी? तो इस प्रकार से हमें ध्यान देना है। अमोघभूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार और चत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं यहाँ मुख्य रूप से हमें प्रमाण मिले हैं। अमोघभूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार और चत्रेश्वर प्रकार। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुर और खसदेश आदि नामों से किस क्षेत्र को जाना जाता था? तो ब्रह्मपुर और खसदेश नामों से केदारखंड और मानसखंड के
संयुक्त क्षेत्र को यानी उत्तराखंड क्षेत्र को जाना जाता था। केदारखंड और मानसखंड के संयुक्त क्षेत्र को जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द किस साहित्य में दिया गया है? तो उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द दिया गया है बौद्ध साहित्य में, हिमवंत शब्द। अगला प्रश्न है कि पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु का कच्छप अवतार किस स्थान पर हुआ था? तो पुराणों के अनुसार जो भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया था ये चंपावत के पास कांतेश्वर पर्वत पर लिया गया था। चंपावत के पास है कांतेश्वर पर्वत, ठीक है। यानी भगवान विष्णु का कच्छप अवतार भी उत्तराखंड से ही संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भगवान राम ने अंतिम समय में उत्तराखंड के किस स्थान पर तपस्या की थी? तो भगवान राम ने अंतिम समय में उत्तराखंड के देवप्रयाग नामक स्थान पर तपस्या की थी। और देवप्रयाग में ही एक पट्टी है, इसका नाम है सीतोंस्यू पट्टी। यहाँ पर जो नाम से ही लग रहा है कि सीता जी से संबंधित है। तो सीता जी ने इस स्थान पर पृथ्वी में समाधि ले ली थी, पृथ्वी में समाहित हो गई थी। और यहाँ पर प्रतिवर्ष मनसार नामक स्थान पर मेला लगता है। तो मनसार नामक मेला जो लगता है देवप्रयाग में लगता है। और भगवान राम ने अंतिम समय में देवप्रयाग में ही जो है तपस्या की थी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में बद्रिकाश्रम, तपोभूमि, केदारखंड इन क्षेत्रों का नाम गढ़वाल क्यों पड़ा? तो उत्तराखंड में बद्रिकाश्रम का नाम, बद्रिकाश्रम, गढ़वाल को बद्रिकाश्रम भी कहा जाता था, तपोभूमि भी कहा जाता था, केदारखंड भी कहा जाता था। तो इसका नाम गढ़वाल कालांतर में क्यों पड़ा? तो इसके पीछे वजह यह है कि पवार शासक जो अजय पाल थे उन्होंने गढ़वाल में जो है बहुत सारे गढ़ थे, करीब करीब 52 गढ़ थे। तो इन सबको जीतकर एक राज्य बना दिया था। तो इसका नाम फिर पड़ गया था गढ़वाल, अजयपाल, पवार शासक अजयपाल द्वारा 1515 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस स्थान को मनु का निवास स्थान माना जाता है? तो उत्तराखंड के जो अलकापुरी नामक स्थान है इसे मनु का निवास स्थान माना जाता है। और सृष्टि का प्रारंभ जो है वो भी अलकापुरी से ही माना जाता है। और अलकापुरी कुबेर की राजधानी है। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल क्षेत्र के लिए ऋग्वेद में क्या नाम दिया गया है? तो गढ़वाल क्षेत्र के लिए ऋग्वेद में नाम दिया गया है सप्त सिंधु। और ये बात ध्यान देने की है कि सप्त सिंधु में सरस्वती नदी का नाम जुड़ा नहीं रहता है। अगला प्रश्न है कि वशिष्ठ गुफा कहाँ पर स्थित है? तो वशिष्ठ गुफा स्थित है टिहरी गढ़वाल के विसोन नामक पर्वत पर। कहाँ पर स्थित है वशिष्ठ गुफा? टिहरी गढ़वाल के विसोन नामक पर्वत पर। अगला प्रश्न है कि विराट नरेश की पुत्री से अभिमन्यु का विवाह हुआ था, ये सब हमें जानते हैं। तो विराट नरेश की राजधानी उत्तराखंड में स्थित थी, कहाँ पर स्थित थी? तो विराट नरेश की राजधानी उत्तराखंड में जौनसार के पास विराटगढ़ी नामक स्थान पर स्थित थी। जौनसार के पास विराटगढ़ी नामक स्थान पर। अगला प्रश्न है कि पांडव स्वर्गलोक किस स्थान से होकर गए थे? तो पांडव स्वर्गलोक गए थे केदारनाथ से होकर। क्वेश्चन 22वां प्रश्न है कि राजा सुबाहु जिसने महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से युद्ध किया था, राजा सुबाहु ने महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से युद्ध किया था। प्रश्न यह है कि इनकी राजधानी कहाँ स्थित थी? तो राजा सुबाहु की राजधानी थी श्रीनगर में। और हमने पहले भी बताया कि राजा सुबाहु कुलिंद वंश से संबंधित है। और श्रीनगर में पांडवों ने वनवास से लौटते समय विश्राम भी किया था, ये भी हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में गंगा की घाटियों पर निवास करने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? तो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में गंगा की घाटियों पर निवास करने वाले लोगों को कहा जाता था किरात। गंगा की घाटियों पर किरात वंश के लोग, किरात जाति के लोग निवास करते थे। किरातों की बात करें तो प्राचीन ग्रंथों में गंगा नदी को किराती कहा गया है, पार्वती माता को किराती कहा गया है प्राचीन ग्रंथों में, ठीक है। इसके अतिरिक्त किरातों की बात करें तो मेगस्थनीज ने भी अपनी रचना में इस क्षेत्र में कहते हैं किरात जाति के होने का बताया है। और मेगस्थनीज कौन था? मेगस्थनीज यूनानी राजदूत था, ठीक है। महाभारत में भी कई जगह किरात जाति का वर्णन मिलता है। कहाँ कहाँ पर मिलता है वो देख लेते हैं। वन पर्व में मिलता है, भीष्म पर्व में मिलता है और सभा पर्व में मिलता है। वन पर्व में, भीष्म पर्व में और सभा पर्व में महाभारत के किरात जाति से संबंधित वर्णन मिलता है। वन पर्व के अध्याय 36 में, 51 में और 140 में वर्णन मिलता है। और भीष्म पर्व के अध्याय 9 में वर्णन मिलता है। सभा पर्व के अध्याय 4 में भी किरात जाति के संबंध में हमें वर्णन मिलता है। इसके अलावा पुराणों की बात करें तो मार्कंडेय पुराण और मत्स्य पुराण में भी इन जाति से संबंधित भूमि का वर्णन मिलता है, ठीक है। कालिदास ने अपनी काव्य लिखा था रघुवंश, इसके भी अध्याय 4 के 76वें श्लोक में पर्वतीय क्षेत्र में किरात निवासियों का वर्णन मिलता है। अध्याय 4 के 76वें श्लोक में कालिदास की रघुवंश काव्य में वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त वाराही संहिता, जो वाराहमिहिर के द्वारा वाराही संहिता लिखी गई थी, इसके अध्याय 14 में भी किरात वंश के आवासियों का वर्णन मिलता है। अध्याय 14 वाराही संहिता। अगला प्रश्न है कि श्रीनगर के पास किरात के रूप में शिवजी ने जो है अर्जुन के साथ युद्ध किया था। तो प्रश्न यह है कि महाभारत के किस पर्व में इस बारे में वर्णन किया गया है? तो श्रीनगर के पास किरात के रूप में जो शिवजी का अर्जुन के साथ युद्ध हुआ था,
इसका वर्णन महाभारत के वन पर्व में किया गया है। और अगर ज़्यादा डिटेल में पूछेगा वन पर्व के किस अध्याय में किया गया है, तो अध्याय 36 में शिव और अर्जुन का युद्ध इसका वर्णन किया गया है। इस स्थान पर आज विल्लव केदार नामक तीर्थ स्थान है और ये कहाँ पर स्थित है, और ये श्रीनगर से 6 मील दूर अलकनंदा नदी के बाईं तट पर स्थित है। ठीक है, विल्लव महादेव का जो मंदिर है वो श्रीनगर से 6 मील दूर है अलकनंदा नदी के बाईं तट पर। अलकनंदा नदी के बाईं तट पर इसे शिवप्रयाग भी कहा जाता है। और इस स्थान के बारे में आचार्य कवि राजशेखर की पुस्तक काव्य मीमांसा में भी लिखा गया है। ठीक है, अब लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 की। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल के अनुसार कौन सी जातियाँ भारत और हिमालय की सबसे पुरानी जातियाँ थी? तो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल के अनुसार कोल और मुंड जाति, कोल या मुंड जाति सबसे प्राचीनतम जाति थी भारत और हिमालय की। कौन सी? कोल या इसे मुंड जाति भी कहते हैं। ठीक है, और इनके बाद किरात जाति आई थी, खस जातियाँ आई थी। ठीक है, लेकिन सबसे पुरानी जातियों में कौन थी? कोल और मुंड जाति। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।